नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव चंद्रा। स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, किसी भी देश का संविधान उस देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, क्योंकि संविधान एक तरीके से उस देश का आईना होता है, जिसे देखकर हम ये जान सकते हैं कि वो देश कैसा है, उसका शासन कैसा है और वो किस दिशा में जा रहा है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसे समझने के लिए आइए देखते हैं कि आखिर संविधान क्या होता है। दोस्तों, किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च विधान होता है। विधान का अर्थ होता है नियम और कानून, यानी संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होता है जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। अब ये कानून क्या होता है, ये समझते हैं। दोस्तों, कानून मनुष्यों के लिए बनाए जाते हैं। मनुष्य मतलब हम लोग, और कानून का मतलब होता है मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करने के लिए बनाए जाने वाले कुछ नियम यानी रूल्स, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस, पाबंदियां यानी रिस्ट्रिक्शंस और अधिकार यानी राइट्स। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, और किसी भी कानून में ये चार चीजें होती हैं। कौन कौन सी? नियम, निर्देश, पाबंदियां और अधिकार। अब ये व्यवहार क्या होता है? दोस्तों, किसी परिस्थिति में आपकी जो प्रतिक्रिया होती है उसे ही आपका व्यवहार कहा जाता है। यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका जो रिस्पॉन्स होगा वही आपका बिहेवियर कहा जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप हैं और ये एक दूसरा व्यक्ति है, और इसने आपको कुछ अपशब्द कह दिए, जैसे मान लीजिए गाली दे दी। तो इस परिस्थिति में आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वही आपका व्यवहार है। यहाँ बेसिकली तीन प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहली तो ये कि आप उसे नज़रअंदाज कर दें, यानी इग्नोर कर दें, मतलब इन सब बातों से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरी प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि आप उसके साथ वाद विवाद शुरू कर दें। वाद विवाद समझते हैं ना, मतलब बातों वाली लड़ाई। इसने आपको गाली दी तो आप इसको गाली दे दें, या आप गाली ना भी दें लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इसे यही बोल दें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। फिर ये कुछ और कहेगा और इस तरीके से आपकी बातों बातों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। और तीसरी प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि बातों से आपका गुस्सा शांत न हो और आप दोनों हाथापाई करने लगें। हाथापाई तो समझते होंगे, मतलब एक दूसरे को मारने पीटने लगें। तो बेसिकली ये तीन तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, और इनमें से जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी वही आपका व्यवहार है। और मनुष्य का व्यवहार परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मतलब अगर आप इस समय बहुत खुश हैं तो ऐसे में आप जनरली इसे इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर पहले से ही आपका मूड खराब है और इसने और ज़्यादा खराब कर दिया तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप ये तीसरा रास्ता चुनें। और इस तीसरे रास्ते में बड़ी समस्या है। पहली समस्या ये है कि हो सकता है इस मारपीट में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग जाए और उसकी जान ही चली जाए। और जब किसी पब्लिक प्लेस में इस तरह की लड़ाई झगड़े यानी मारपीट होती है तो इस बात की भी संभावनाएं रहती हैं कि आप दोनों की लड़ाई में किसी तीसरे व्यक्ति का कुछ नुकसान हो जाए। मतलब कोई तीसरा व्यक्ति घायल हो जाए या उसकी संपत्ति को नुकसान हो जाए, मतलब उसकी प्रॉपर्टी में कुछ तोड़ फोड़ हो जाए। तो ये सारी सिचुएशन जो बनी, ये सब हुआ मनुष्य के व्यवहार के कारण। तो मनुष्य के इसी व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए कुछ कानून बना दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। जैसे यातायात से संबंधित कानून होते हैं, यानी रोड पर कैसे चलना है, कैसे गाड़ी चलानी है, इसके लिए कानून बना दिए गए। इस कानून में कुछ नियम होते हैं, जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कुछ निर्देश होते हैं कि रोड में किस तरफ गाड़ी चलानी है, कैसे ओवरटेक करना है। इसके अलावा कुछ पाबंदियां यानी रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे चौराहे पर अगर लाल बत्ती है, रेड सिग्नल है तो वहाँ रुकना है। और सभी ड्राइवर्स के कुछ अधिकार भी हैं। तो इस तरीके से कानून बेसिकली व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोग अपनी मनमानी ना कर सकें। अब अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि आखिर कानून की क्या आवश्यकता है, हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं, तो फिर हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए कानून क्यों बनाए जा रहे हैं, तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। सभी का व्यवहार अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये बहुत ही सरल स्वभाव का है। सरल स्वभाव का मतलब बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है, ईमानदार भी है, अहिंसक है, यानी बेवजह किसी से मारपीट नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, गरीब है यानी पैसों की कमी है इसके पास, और कमज़ोर है। कमज़ोर यानी शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है ही, क्योंकि पैसे नहीं है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में बहुत होते हैं, ठीक है। आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं या आपने अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा, ठीक है। देखा जाए तो बचपन में हम सभी ऐसे ही होते हैं। जैसे मान लीजिए एक 2 साल का बच्चा है, उसके अंदर ये सारे गुण होते हैं, ठीक है। वो ईमानदार भी होता है, वो बहुत सीधा साधा भी होता है, ठीक है, अहिंसक भी होता है, बेवजह किसी को मारता पीटता नहीं है।
कमज़ोर भी होता है शारीरिक रूप से। ठीक है, तो ये सारे गुण होते हैं एक बच्चे के अंदर। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसके अंदर कुछ अवगुण आते जाते हैं। अब मिलते हैं एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति से। ये व्यक्ति उग्र स्वभाव का है, यानी इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बात बात पे, लालची है, ठीक है, हिंसक है यानी लड़ाई झगड़ा करता है, अमीर है, ठीक है, पैसे वाला है, और ताकतवर है यानी पावरफुल है। अब इन दोनों को ही प्राकृतिक रूप से 3 अधिकार मिले हुए हैं। पहला है जीवन जीने का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति की रक्षा का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार का मतलब हुआ कि अगर किसी ने इस धरती पर जन्म लिया है तो उसे जिंदा रहने का अधिकार है, ठीक है, अच्छी तरह से अपना जीवन जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता से रहने का अधिकार का मतलब हुआ कि वो आज़ादी से रह सकता है, उस पर कोई पाबंदियाँ नहीं लगा सकता या कोई उसको अपना गुलाम नहीं बना सकता, ठीक है, और जो भी उसके पास संपत्ति है उसकी रक्षा कर सकता है वो, ठीक है, क्योंकि वो उसकी अपनी संपत्ति है। अब जरा सोचिए कि ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसका स्वभाव उग्र है, लालची है, हिंसक है, ताकतवर है, क्या ये इस सरल स्वभाव वाले सीधे साधे व्यक्ति को जीने देगा? नहीं, बल्कि इस बात की संभावनाएं ज़्यादा हैं कि ये इस सीधे साधे व्यक्ति को परेशान करेगा। और क्योंकि ये ताकतवर है और लालची भी है तो उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश भी करेगा, और इसके पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति है उसे भी छीनने का प्रयास करेगा। और इस उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति के जैसे लोग भी हमारे समाज में होते हैं। देखिए, अपने बचपन में तो सभी लोग पहले वाले व्यक्ति के जैसे ही होते हैं, ठीक है, ये भी अपने बचपन में ऐसा ही रहा होगा। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं और ये वाले गुण आने लगते हैं, ठीक है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सामाजिक परिवेश, हमारी परवरिश, हमारी संगत, ये सब चीज़ें हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। और अगर समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है तो अराजकता भी बढ़ती है और कोई भी सुख शांति से नहीं रह पाता। तो इसीलिए हमें ऐसा बनने से रोकने के लिए, और जो ऐसे बन गए हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, और जो सीधे साधे अच्छे व्यक्ति हैं उनकी रक्षा करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आप कानून और उसकी आवश्यकता को समझ गए होंगे। संविधान बेसिकली इसी तरह से कुछ नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। मतलब इसमें संविधान में बहुत सारे नियम और कानून होते हैं जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। दोस्तों, संविधान बनाने का विचार विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन के सर हेनरी मैन के मन में आया था, इसीलिए इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। और भारत में ये विचार सबसे पहले श्री मानवेंद्र नाथ राय के मन में आया था। मानवेंद्र नाथ राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे और विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने भारत और मैक्सिको दोनों जगहों पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी क्योंकि ये मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आइए अब देखते हैं कि संविधान कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, संविधान बेसिकली 2 प्रकार का होता है, लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान में सभी नियम और कानून लिखित रूप में होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब सारे नियम और कानून लिखे हुए हैं इसलिए इन्हें समझना और इनकी व्याख्या करना आसान हो जाता है। लिखित संविधान के कुछ उदाहरण हैं, जैसे भारत का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और स्विट्जरलैंड का संविधान। अब देखते हैं अलिखित संविधान क्या होता है। दोस्तों, अलिखित संविधान मुख्य रूप से रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होता है और इसके नियम और कानून कहीं लिखे नहीं होते। अब नियम और कानून लिखे नहीं होते तो इनको समझना थोड़ा कठिन होता है और इनकी व्याख्या तो लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सऊदी अरब का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है और इजराइल का संविधान, ये सभी अलिखित संविधान के उदाहरण हैं। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, यानी जो हमारा संविधान है वो सबसे बड़ा है। सबसे लंबा संविधान भारत का संविधान माना जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है, ठीक है। मोनाको एक देश है और जब मोनाको में लिखित संविधान नहीं होता था तो उससे पहले अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान माना जाता था। विश्व का सबसे कठोर संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को माना जाता है, ठीक है। कठोर संविधान का मतलब ये होता है कि इसमें संशोधन करना कठिन होता है, ठीक है। मतलब संशोधन करने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ये बहुमत क्या होता है ये हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो कठोर संविधान होता है उसमें संशोधन करना कठिन होता है, ठीक है। विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें संशोधन करना आसान होता है। जो भारत का संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। मतलब
भारत के संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन करना कठिन होता है और कुछ हिस्सों में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका संविधान कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार का माना जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माताओं के बारे में। ठीक है, कि भारतीय संविधान किसने बनाया। दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई थी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे सदस्य थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऐसे अनेक व्यक्ति थे इस सभा के सदस्य। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, इसलिए मुख्यतः इन्हें ही भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अब देखते हैं भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी भारत के जो नागरिक हैं उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं ये लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा नागरिकों के मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत की जो शासन व्यवस्था है उसके जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे राष्ट्रपति, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। इनके बारे में लिखा होता है कि इनका चुनाव कैसे होता है। ठीक है, इनकी क्या शक्तियाँ होती हैं, इनके क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है, और इनमें से किसी को अगर पद से हटाना है तो उसका क्या प्रोसेस है, किस प्रक्रिया का पालन करके इनको पद से हटाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है संविधान में, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। दोस्तों, हमारे संविधान में जो सबसे अच्छी बात लिखी हुई है वो ये है कि हमारे देश में विधि का शासन, विधि यानी कानून का शासन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो शासक है वो कानून है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। यानी किसी राजा का शासन नहीं है, ना ही कोई राजा है यहाँ कानून का शासन है। ठीक है, तो जो भी नियम बनाए जाएंगे वो कानून द्वारा बनाए जाएंगे और उन कानून द्वारा बने हुए नियमों का पालन सभी को करना होता है। ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ठीक है, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो कोई भी हो, सभी के लिए नियम समान है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में विधि यानी कानून का शासन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के सभी नागरिकों को संविधान के बारे में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में संविधान के बारे में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नई बातें सीखी होंगी। आने वाले वीडियोस में हम संविधान के बारे में और बहुत सारी नई बातें सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।